प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने दोस्तों है। राजस्थान में बहुत ही बढ़िया वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्यून की। तो यह पूरा जो पेपर दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं, ऐसा का ऐसा पेपर आपका एग्जाम आएगा। मैं ये पेपर आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो आपका हाई कोर्ट का पेपर आएगा प्यून का, वो किस टाइप से आएगा, कितने क्वेश्चन कहां से बढ़ेंगे और प्रश्न है वो किस टाइप से आने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हैं और राजस्थान हाईकोर्ट प्यून के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से इस क्लास को पूरा देख लेना और ये सारे क्वेश्चन आप है वो याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। देखिए, इसमें अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों तो आपका सिलेबस है उसमें राजस्थान की संस्कृति और बोलियां हैं, हिंदी है और इंग्लिश दोस्तों। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सिलेबस है, ज़्यादा हार्ड वगैरह इसमें कुछ नहीं है। तो आराम से इस पेपर को ध्यान से देखिए और इस बार क्या करना, आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब है वो पक्की करनी है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का शुभारंभ करता हूँ। कंप्लीट मॉडल पेपर, ये आपका पहला मॉडल पेपर दोस्तों है। मैं आपको डेली दोस्तों एक मॉडल पेपर डेली करवाऊंगा, तो हमारे साथ जुड़ जाओ और डेली दोस्तों प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? देबर, चंद्रावती, कोठी या ढूंढाड़। अगर बात करें दोस्तों जयपुर की या जयपुर के क्षेत्र की, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको ढूंढाड़ कहा जाता है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। ठीक है, जो भी साथी डी को कमेंट करा बहुत बढ़िया, साथ में कमेंट करो और काउंट भी करो, ताकि लास्ट में पता चलेगा इस पूरे मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, बड़ली का स्तूप संबंधित है। कमेंट करेंगे बड़ली का स्तूप का संबंध है वो किस धर्म से है दोस्तों? है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू से या वैष्णव से? तो बड़ली के स्तूप का संबंध है दोस्तों वो है जैन धर्म से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र को प्राचीन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जो अपना धौलपुर का क्षेत्र है, करौली का क्षेत्र है और दोस्तों भरतपुर का क्षेत्र है, इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन के नाम से, विराट के नाम से, जांगल के नाम से या शिवी के नाम से दोस्तों? तो ये जो आपका क्षेत्र है भरतपुर, करौली, धौलपुर को, इनको दोस्तों राजस्थान में सूरसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूरसेन के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने हमने पूछा है, माड़ प्राचीन नाम है। कमेंट करेंगे साथियों, माड़ किसका प्राचीन नाम है? आमेर का, जयपुर का, जैसलमेर का या बीकानेर का? तो माड़ दोस्तों है वो क्या है? माड़ यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर का प्राचीन नाम है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, आई छतरपुर है वो किस नगर का प्राचीन नाम है? यहाँ पर आपसे पूछा आई छतरपुर दोस्तों है वो किस नगर को कहा जाता है? रामदेवरा, धौलपुर, मेवाड़ या नागौर? तो आई छतरपुर दोस्तों है और नागौर का प्राचीन नाम है। नागौर को आई छतरपुर, राजस्थान में औजारों का शहर, राजस्थान की धातु नगरी है वो कहा जाता है। तो जो भी नागौर कमेंट कर रहा है, नागौर उत्तर आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किसके साथ हुए युद्ध में परमीर देव चंदेल को अपने दो वीर सेनानायक ओला और उदल गंवाने पड़े थे दोस्तों? यहाँ पर बताना है कि भाई परमीर देव है दोस्तों, ये किसके साथ युद्ध करता है, जिसमें दोस्तों इसके सेनानायक हैं अल्लाह और उदल है वो गंवाने पड़ते हैं। तो वो शहीद दोस्तों होते हैं बिल्कुल किससे युद्ध करते हुए? पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है, तब ये इसके दो वीर सेनानायक हैं वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, तराइन के प्रथम युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बात करें अगर तराइन के प्रथम युद्ध की दोस्तों, तो ये हुआ था 1191 में। अब बताओ इसके बारे में सही कथन क्या है? ततराज प्रथम ने पृथ्वीराज तर्ते के हाथों मोहम्मद गौरी पराजय हुआ, मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज तर्ते पराजय हुआ, युद्ध का निर्णय नहीं हो सका या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तर्ते और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें जीतता कौन है? इसमें पृथ्वीराज तर्ते दोस्तों है और यहाँ पर मोहम्मद गौरी है। तो मोहम्मद गौरी इसमें हार जाता है। हारता कौन है इसमें दोस्तों? पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, सही कथन कौन सा है कि पृथ्वीराज तर्ते के हाथों मोहम्मद गौरी है वो पराजय होता है। ये कथन है वो तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बताना है आपको। यहाँ पर यह होता है 1192 में। कब होता है? 1192 में। तो यहाँ पर बताना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध
में किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ? इस बार क्या होता है दोस्तों, पिछली बार मोहम्मद गौरी हारा था, इस बार कौन हारता है दोस्तों? बिल्कुल इस बार दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय हारता है और जीतता कौन है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को, गोविंदराज को, हरिराज को, या इनमें से कोई नहीं? तो राय पिथौरा है वो दोस्तों इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, संत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किसके काल में राजस्थान आए थे? राणा प्रताप के काल में, राणा सांगा के काल में, राणा कुंभा के काल में, या पृथ्वीराज चौहान के काल में? तो पृथ्वीराज चौहान के काल में दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो राजस्थान आए थे। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? बात करेंगे चौहान वंश के रणथंभौर शाखा की, तो यहाँ पर कमेंट करना है कि भाई चौहान वंश के रणथंभौर शाखा थी, इसका संस्थापक था वो कौन था? तो वो था गोविंदराज। क्या आएगा आंसर यहाँ पर? गोविंदराज ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों अगर आपने अभी राजस्थान हाईकोर्ट में ये वैकेंसी में जॉब लेने का सपना देखा है ना, तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको संपूर्ण तैयारी करवा दूंगा। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपको शानदार A1 तरीके से क्वालिटी की तैयारी करवाई जाएगी, तो आपके यहाँ का पहली बार में नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, रणथंभौर का महानतम शासक कौन था? यहाँ पर कमेंट करना है, रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? हरिराज, गोविंदराज, अमीरदेव, जैतर सिंह? तो बात करें रणथंभौर की तो क्या आएगा यहाँ पर? अमीरदेव ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अमीरदेव चौहान दोस्तों था ना, वो रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती पियून की तैयारी कर रहा है दोस्तों, इसके लिए गीता बैच तैयार कर दिया हमने। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे, कॉल कर रहे कि सर आपका हाईकोर्ट में कंटेंट अच्छा है, आप एक कोर्स तैयार कीजिए। तो कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा गीता बैच। इसमें हिंदी व्याकरण आपको करवाई जाएगी, इंग्लिश और बोलियां, साहित्य वगैरह सब कुछ जो आपका राजस्थान जी के है। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको है ना, जो आपके 85 नंबर का पेपर आएगा, पूरे 85 में से 85 नंबर की तैयारी करवाई जाएगी। तो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को। ऐप का नाम है आरपी स्टडी दोस्तों, इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। मात्र 299 फीस है दोस्तों, ये फीस एग्जाम तक की है, एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाएगा 299 में। 299 फीस भर दो, एग्जाम तक आपको संपूर्ण तैयारी करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया तरीके से क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसके अंदर ही पीडीएफ मिल जाएगी साथियों, और वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी घर बैठे शानदार तरीके से हो जाएगी। अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन पे कांटेक्ट करो और बोल देना कि मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। बहुत शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन क्रम में सामसाहिक लेखकों जौहर वर्ग का पहला विवरण मिलता है दोस्तों? मतलब जौहर का पहला विवरण दोस्तों है ना, वो अलाउद्दीन का कहाँ मिलता है? तो पहली बार आपको पता है रणथंभौर का शाखा है वो क्या है दोस्तों? राजस्थान का प्रथम शाखा है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो वो था 1301 में। कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है रणथंभौर में। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों है वो आक्रमण करता है, तब यहाँ का शासक होता है वो अमीर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, जय सिंह सूरी के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे, जय सिंह सूरी है दोस्तों, ये रचना है, इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। अमीर मर्दन, अमीर महाकाव्य, अमीर हट या अमीर रासो? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जय सिंह सूरी के लेखक थे वो दोस्तों कौन थे? अमीर मर्दन। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, परत्यारों ने मंडोर शाखा का संस्थापक था, बताओ भाई। परत्यारों के जो मंडोर शाखा थी ना, इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव, गोइल, हरिचंद्र, अमीर? बताओ भाई, परत्यारों के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा? सभी साथी कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही आ रहा है। उत्तर क्या रहेगा? हरिश्चंद्र ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, परत्यारों के जालौर शाखा का संस्थापक कौन था? अगर बात करें परत्यारों के दोस्तों, तो परत्यारों की राजधानी थी वो थी पीलोमोलो भीनमाल। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परत्यारों के जालौर शाखा का संस्थापक था वो था नागभट्ट। ये कंप्लीट मॉडल पेपर है दोस्तों, इसमें हिंदी वगैरह सब कुछ है, तो इसलिए क्लास को ध्यान से देख लेना। ठीक है, कन्नौज पर अधिपत्य करने वाला
करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसने पहल की थी? मतलब कमेंट करना है कि कनौज पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? परतियार नरेश वंशराज, पाल नरेश धर्मपाल, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर भी आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? परतियार नरेश वंशराज ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है परतियार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? बात करेंगे परतियार वंश की दोस्तों। परतियारों में सर्वश्रेष्ठ था वो था मीर भोज। मीर भोज क्या था दोस्तों? एक परतियार शासक था जिसको परतियारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अरबी यात्री सुलेमान किस परतियार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन से बड़े प्रसन्न था? तो यहाँ पर कमेंट करना दोस्तों कि भाई अरबी यात्री एक था सुलेमान। सुलेमान दोस्तों है ना, ये किस परतियार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की है इन्होंने? नागभट्ट प्रथम, वंशराज, नागभट्ट द्वितीय, या मीर भोज? तो यहाँ पर दोस्तों ये अरबी यात्री है ना, ये मीर भोज के सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली से बहुत प्रसन्न था और प्रशंसा भी करता था। ठीक है, अगला पूछा निम्न में से कौन सा परतियार शासक कर्पूर मंजरी के रचयिता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा परतियार शासक कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य तथा संरक्षक था? तो इनका संरक्षक और राजशेखर का शिष्य कौन था दोस्तों? तो वो बिल्कुल आपके थे, वो यहाँ पर थे महेंद्रपाल प्रथम। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, देख लो कितने अच्छे से क्वेश्चन है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। भेड़ की सोनाड़ी नस्ल है, ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? देखो सोनाड़ी क्या होती है दोस्तों? भेड़ होती है, और सोनाड़ी भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है? ये टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक है ना, भेड़ की सोनाड़ी नस्ल की दोस्तों भेड़ पाई जाती है टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कमेंट करेंगे राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आएगा फतेहपुर। फतेहपुर में साथियों राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है। अगला पूछा है केंद्रीय ऊंट, है ना, केंद्रीय भेड़ और ऊंट, बिल्कुल आपसे क्या पूछा है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र का पूछा है। तो फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। केंद्रीय भेड़ है वो ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये तो सबको पता है बच्चे को। ये है दोस्तों कहाँ पर? फटाफट आपका उत्तर है जो अंबिकानगर। अंबिकानगर नहीं, अंबिकानगर टोंक में क्या है दोस्तों? मालपुरा टोंक में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है। अगला राजस्थान में अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है, मतलब राजस्थान में ऐसी भेड़ दोस्तों जो सर्वाधिक ऊन देती है वो है जैसलमेरी भेड़। डी ऑप्शन आपका सही है। चोकला भेड़ को भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बात करें राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान की, तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, यहाँ अपने आ चुका है बाड़मेर। देखो सबका कमेंट आएगा तभी आपको लगेगा कि वास्तव मेरी तैयारी हो रही है। कमेंट सभी करे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जोधपुर। जो भी जोधपुर को सही कर रहा है जोधपुर सही है। अगला सवाल पूछा है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये देखो हिंदी आ गई। अगर आपको हाई कोर्ट में नंबर लाना है ना तो सबसे अच्छी तैयारी है वो आपकी हिंदी की होनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी मजबूत है फिर आप राजस्थान जीके देख लो, क्योंकि इंग्लिश से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 10 से 1 क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश से आपको नहीं डरना है, बाकी आपको राजस्थान जीके और हिंदी अच्छे से कवर कर लेनी है, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर आएगा अहंकार। अहंकार दोस्तों है ना वो सर्वनाम से बनी एक भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल आपसे पूछा है कौन सा शब्द जातीयवाचक का है? बताओ भाई कौन सा शब्द है वो जातीयवाचक संज्ञा का है? देखिए तो नदी दोस्तों है ना, नदी। नदी शब्द एक विशेष जाति का बोध होता है, इसलिए नदी है वो क्या है दोस्तों? जातीयवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। हिमालय व्यक्तिवाचक है, पवित्रता है वो दोस्तों क्या है? बिल्कुल भाववाचक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपका जातीयवाचक रहेगा वो क्या रहेगा? नदी रहेगा। नदी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? कमेंट करना है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग है वो किस वाक्य में नहीं हुआ है। तो देखिए आज जो न करो वो थोड़ा सा है ना, यहाँ पर पहला दोस्तों कथन है कि आज जो न करो सो थोड़ा है ना, सो थोड़ा है। आज जो न करो सो थोड़ा है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर बताना है कि किस वाक्य में संबंधवाचक का प्रयोग है वो नहीं हुआ है दोस्तों।
तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा बिल्कुल तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो एक साधारण वाक्य है, बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से बताएगा। इसमें देखो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, बट ये अलग है दोस्तों। तो क्या रहेगा उत्तर, सी ऑप्शन। ऐसे भी आप पहचान कर सकते हो। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। वह घर पहुंच गया, इनमें से बताना है पहुंच गया है वो किस क्रिया का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगी संयुक्त क्रिया दोस्तों, है ना। संयुक्त क्रिया में क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक क्रिया धातुओं के योग से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका होगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा कि वह घर पहुंच गया होगा। पहुंच गए में यहाँ पर संयुक्त क्रिया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे, देशज शब्द है वो कौन सा है ना। तो टेटुआ शब्द है वो क्या है, मूलतः दोस्तों देशज शब्द है, ठीक है ना। देशज शब्द है वो क्या रहेगा यहाँ पर, टेटुआ। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है किस शब्द का संधि सही नहीं है। यहाँ पर बताना है संधि विच्छेद किया हुआ है, इनमें से बताना है किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सही नहीं किया गया है। तत् तदुपरांत तदुपरांत गलत है। षष्ठ धनानन सडानन बिल्कुल राइट है। वाक तनीस वागीस चत चरित्र, तो चरित्र बिल्कुल सचरित्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, क्या है, बिल्कुल ए में संधि है वो सही नहीं की गई है, ठीक है ना। ए में संधि दोस्तों है वो यहाँ पर क्या है, सही नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विशेषण की उत्तम व्यवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। यहाँ पर कमेंट करना है विशेषण की उत्तम व्यवस्था का प्रयोग है वो बिल्कुल आपको बताना है कि किस वाक्य में किया गया है। उत्तम अवस्था का पूछा भाई साहब, वह बहुत सुंदर है या वो बहुत सुंदर चित्र है, मेरा घर उसके घर से छोटा है, उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग जो हुआ है वो किस में हुआ है वो आपको बताना है। देखो विशेषण की दोस्तों आपको बात करें तो यहाँ पर हुआ है दोस्तों उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। अगला पूछा है किनमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखिए अधिशासी, प्रशंसा, विनाश, प्रत्यांशा, बताना है किसमें उपसर्ग नहीं है वो लगा हुआ है। तो उपसर्ग दोस्तों किसमें नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका रहेगा प्रशंसा। प्रशंसा में कोई भी उपसर्ग दोस्तों है वो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पूछा है किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ई प्रत्यय का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, दानी, सिलाई, धनी या मानी। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखने से सामने से पता चल रहा है। यहाँ पर सिलाई शब्द है ना, सिलाई में क्या हुआ है दोस्तों, आई प्रत्यय। सिलाई में आई प्रत्यय आता है, ई प्रत्यय नहीं आता है, ठीक है, बी सही है। मोर का पर्यायवाची नहीं है, सारंग, मयूर, कैकी और केसरी। तो यहाँ पर बताना है कि मोर का पर्यायवाची दोस्तों है वो कौन सा नहीं है। तो केसरी दोस्तों होता है ना, केसरी शब्द है वो यहाँ पर आपका मोर का पर्यायवाची है वो नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। केसरी है वो क्या है, सिंह का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने सही विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पर बताना है कि भाई सही विलोम शब्द है वो कौन सा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, सही विलोम शब्द है वो कौन सा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आहान, आहान का अगर विलोम शब्द देखें अपन तो आह्वान का विलोम होता है दोस्तों वो क्या होता है, विसर्जन या पलायन होता है, ठीक है, बिल्कुल। आह्वान का विलोम होता है विसर्जन दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। अगला पूछा है किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के एक शब्द है वो गलत उपयोग हुआ है। तो देखिए माता पिता की संतति से प्रति प्रेम, वात्सल्य, है ना, अनायास प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, अतिथि की सेवा करने वाला, अभ्यागत, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वो है प्रत्युम्ति। तो यहाँ पर कमेंट करना है कि किस वाक्य में दोस्तों आपको बताना है गलत शब्द है वो दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है ना कौन सा, सी ऑप्शन अभ्यागत। अभ्यागत दोस्तों है ना जो कहीं से चलकर आया हो उसे कहते हैं अभ्यागत। अतिथियों की सेवा करने वाले होते उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं अतिथेय। अतिथेय शब्द आएगा यहाँ पर, अभ्यागत नहीं आएगा। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वार्ड में लालायित, वाल्मीकि, शूर्पणखा, है ना। तो यहाँ पर बताना अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों। अशुद्ध वाक्य वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वाल्मीकि शब्द है वो अशुद्ध है। यहाँ पर वाल्मीकि में दोस्तों की मात्रा है वो क्या है यहाँ पर उल्टी लगाई हुई है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है शुद्ध वाक्य नहीं है, इससे इसी बहाने हमें दर्शन हो गए आपका ये मत आग्रह योग्य है
उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। तो बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है दोस्तों, शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका उत्तर बी है, वो क्या है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है ना, अशुद्ध वाक्य बी है। हमने एक शेर देखा वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा वाक्य में काल कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हमने एक शेर देखा वाक्य में दोस्तों काल है, वो क्या रहेगा, बिल्कुल ये सामान्य भूतकाल का। कैसा काल दोस्तों, सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न पूछा है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा करना, शांति या संतोष प्राप्त करना, कमर कसना, अच्छी तरह से तैयार होना, फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। तो बताना है मुहावरे का सही अर्थ है वो कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तो देखिए, बाल की खाल निकालना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल दोष निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, बाल की खाल निकालना का अर्थ होता है दोष निकालना दोस्तों। अगला पूछा, उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द क्या रहेगा। उत्तराधिकारी के लिए आपको बताना है अंग्रेजी शब्द है वो क्या रहेगा। उत्तराधिकारी के लिए आपको बताना है अंग्रेजी शब्द दोस्तों। तो उत्तराधिकारी का क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल वो आपका रहेगा, फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका सही है। ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड दोस्तों। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल राइट रहेगा। उत्तराधिकारी है वो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सबका एकदम क्या आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसर है वो क्या रहेगा आपका, बिल्कुल राइट रहेगा। सामान्य सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है। सामान्य सरकारी पत्र होता है दोस्तों, उसमें बिल्कुल किस संबोधन का प्रयोग करते हैं वो आपको बताना है। तो सामान्य सरकारी पत्रों में दोस्तों महोदय या महोदय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, महोदय या महोदया लिखा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछता है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। यहाँ पर बताना है कि किस शब्द में संधि विच्छेद है वो सही से नहीं किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी को अगर ध्यान से देखें, आदि धन उपांत है ना, आदि उप्यांत, तो यहाँ पर यण स्वर संधि दोस्तों बनती है, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इनका संधि विच्छेद है वो सही से नहीं किया है। अगला पूछा है, सुधा, सुधा शब्द का अनेकार्थ शब्द युग्म है, मतलब सुधा के जो अनेकार्थी शब्द है वो कौन कौन से है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली, ये सब क्या है, सुधा के पर्यायवाची शब्द दोस्तों हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्लास थी दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके बीच लेके आया हूँ। ये तो बस छोटे से शुरुआत है। अगर आप बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर करते हो, क्लास में डेली आते हो ना, तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपको पर डे करवाया जाएगा। अगर आपको पता है पर निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। बस आपको जो काम कर रहे हो उसको निरंतर करते हुए रहना है, ठीक है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। जिसने एक और ज्वाइन नहीं किया है तो देखो, ओनली फॉर यूट्यूब के भरोसे नहीं लेना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाए जाते हैं, बट थ्योरी वगैरह नोट्स वगैरह है वो हमारे ऐप में आपको मिलते हैं। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप को। कोई दिक्कत वगैरह समस्या वगैरह देखो, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करो। अगर कॉल नहीं उठा रहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।